का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई वहां पे इतना शोरगोल हो हल्ला क्यों हो रहा है, तो मेरे दोस्त ने बोला क्या कि भाई वहां पे ना क्रिकेट का मैच चल रहा है, इसी वजह से शोरगोल हो हल्ला हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक ब्रॉडर व्यू दिया, वहां पे क्या चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, ये एक ब्रॉडर व्यू है। लेकिन उसी दोस्त को अगर मैं पूछूं कि भाई वो बंदा, ये सारे बंदे क्या कर रहे हैं, तब वो बोलेगा कि ये जो बंदा है ना, ये बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, ये रनर्स है, वो जो है वो ऑलराउंडर है, वो फास्ट बॉलर है, वो स्पिन बॉलर है। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्सेंट्रेटिव व्यू, मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया। जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्लेयर की तरह है जिसपे हमने कॉन्सेंट्रेट किया या फोकस किया, तब हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो हुआ मियोसिस हुआ। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहाँ पे एनसीईआरटी क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी हमारा जो दोस्त है जिससे हमने पूछ रहे थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमको एक मोटा मोटा बताया कि भाई वहाँ पे ना क्या होता है, कि मैंने पूछा एनसीईआरटी से, कि हमने पूछा एनसीईआरटी से कि भाई बताओ कि ये जो मेल जर्म सेल्स है ये क्या करते हैं, तो उसने उतना ज्यादा डिटेल में नहीं किया, उसने एक मोटा मोटा बता दिया कि भाई ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ना, इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस से इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो स्पर्म्स बनते हैं, बस। तो इसने क्या किया, एनसीईआरटी ने हमको एक ब्रॉडर व्यू दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था, जहां हमने क्या कर रहे थे, हम लोग टेस्टिस को डिस्कस कर रहे थे। हमने अब तक क्या कर लिया, हमने अब तक टेस्टिस का मॉर्फोलॉजी देख लिया और टेस्टिस को हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करके उसका सेक्शन के अंदर भी जितने भी पार्ट्स है उसको भी देख लिया। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब क्या है, देखो कल हमने क्या किया था, ये था टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया था तो ऐसे डिवाइड हो गया था। आज हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टेस्टिस को लेंगे और ऐसे बीच में से ऐसे सेक्शन करेंगे, तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, यह टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन किया, ऐसे ओपन हो गया। अब इसके अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो मेरा उंगली है ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, राइट। अब अगर इस टेस्टिस को अगर हम लोग ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं तो मतलब क्या है, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो उसका भी क्या होगा, उसका भी ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन कर रहे हैं तो उसका अंदर क्या है, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो उसका भी क्या हो जाएगा, उसका भी ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा। तो उसके भी अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं अगर उसका हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो। क्लियर है। चलो, तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी टेस्टिस। क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस भी बोला जाता है इसे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। एक ही टेस्टिस का करके देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक ही टेस्टिस का करके देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, साइड वाइज डायग्राम भी ड्रॉ करते रहेंगे और चीजों को डिस्कस भी करते रहेंगे। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। आप भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, बिकॉज हम जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं ना, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है और आपके ये डायग्राम जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, और ज्यादा मजबूत करेगा। क्या करेगा, और ज्यादा मजबूत करेगा। डोंट वरी, सभी के सभी चीजों को हम लोग इन डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, सो डोंट वरी। ये क्या है भाई, ये जो है ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और हमने क्या किया, हमने टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन किया। क्या किया हमने, टेस्टिस का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया। दिस इज द टीएस ऑफ अ टेस्टिस। अगर टीएस करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें ऐसे ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे और बीच में एक स्पेस दिखेगा। सब कुछ डिस्कस करेंगे इन डिटेल में, डोंट वरी, लिखेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, अगर हम लोग एक टेस्टिस को ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं मतलब क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसके अंदर दो टाइप के सेल्स दिखते हैं इनर साइड में। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसका जो इनर साइड है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज नथिंग बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इसके हमें अंदर दो टाइप के सेल्स मिलते हैं। कैसे कैसे सेल्स मिलते हैं, एक सेल्स हमें ऐसा मिलता है जो कैसा होता है, जो होता है कुछ क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक। कैसा होता है,
क्यूब लाइक, राइट, कैसा होता है, क्यूब लाइक सेल्स, ऐसे क्यूब लाइक, राइट, कैसे मिलते हैं, क्यूब लाइक सेल्स। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करो ताकि चीजें कोई भी छूट ना जाए, ठीक है, याद रखना है चीजों को अच्छे से। क्यूबॉइडल सेल्स, ऐसे सेल्स मिलते हैं कुछ, और कुछ हमें क्या मिलते हैं, न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर दिया, कुछ ऐसे सेल्स मिलते हैं, कुछ हमें मिलते हैं कॉल्यूमनर टाइप सेल्स। कॉल्यूमनर सेल्स कैसे होते हैं, बोला बताओ कोई, कॉल्यूमनर सेल्स कैसे होते हैं, कॉल्यूमनर सेल्स होते हैं लंबे लंबे, ऐसे लंबे लंबे ऐसे सेल्स भी हमें देखने को मिलता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉल्यूमनर सेल्स। ये कहाँ देखने को मिल रहा है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं कहाँ, ये मिल रहे हैं हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और हमने क्या पढ़ा था, कॉल्यूमनर एपिथेलियम में न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, एट दी बेस, तो यहाँ पे बेस पे हम लोग न्यूक्लियस को ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो दो टाइप के सेल्स देखने को मिले, क्या मिला, एक कॉल्यूमनर सेल्स देखने को मिला। इस कॉल्यूमनर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कॉल्यूमनर सेल्स को बोलते हैं हम लोग मेल जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स। और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल्स। और ये जो कॉल्यूमनर सेल्स है, ये जो कॉलम लाइक सेल्स है कॉल्यूमनर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। सबको हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। और ये जो बीच का हिस्सा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर दो सेल्स, मेल जर्म सेल्स क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर हो गए सर्टोली सेल्स। और ये जो बीच का हिस्सा होता है ना, ये जो बीच का हिस्सा, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द ल्यूमेन। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द ल्यूमेन। ये सारी ऐसे करके आपके एनसीईआरटी में इसको समझाया नहीं गया है, और ऐसे ही हमें डायग्राम को समझना है, बिकॉज क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन वाइज हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। चल, तो हमने ये सब देख लिया, तो अब हम लोग को इस क्या करना है, बस लाइन में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच seminiferous tubule lined on its inside, each seminiferous tubule lined on its inside two types ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स देखने को मिले हमें यहाँ पे, एक हमें देखने को मिला क्या, मेल जर्म सेल्स, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा हमें क्या देखने को मिला, सर्टोली सेल्स। क्या देखने को मिला, सर्टोली सेल्स। इसे सर्टोली सेल्स भी कहा जाता है, इसे नर्स सेल्स भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे बिकॉज नर्स सेल्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसे, ये जो मेल जर्म सेल्स है, ये मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। तो इसी वजह से इनको न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन देता है, वो न्यूट्रिशन देता है यही सर्टोली सेल्स। इसी वजह से इनको नर्स सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है इन्हें सस्टेंटिक्यूलर सेल्स भी कहा जाता है। मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर में आप ये नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से इस चैप्टर से बहुत बार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, बिकॉज ये एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, राइट, और ये एक ओपन एंड टॉपिक है, ठीक है। चल, तो ये दो सेल्स हमें देखने को मिल गए, और बीच में क्या देखने को मिला, बीच में हमें देखने को मिला ल्यूमेन। अब ये दो सेल्स को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेल जर्म सेल्स की, अगर हम बात करते हैं किसकी,
मेल जर्म सेल्स की, बार बार नहीं लिखते, ठीक है, मेल जर्म सेल्स की, मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। मेल जर्म सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो मेल जर्म सेल्स कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं। कैसे होते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है, ये एक कंट्रोवर्शियल लाइन है, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे स्टार दे के लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, लेकिन ये लाइन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। पहले लाइन को लिख लेते हैं, बाद में बताते हैं क्यों कंट्रोवर्शियल है। क्या लिखेंगे, मेल जर्म सेल्स undergo meiotic divisions, cells undergo meiotic divisions and finally produced sperm, or spermatozoa, which released into the lumen of what, lumen of seminiferous tubule। ये लाइन कंट्रोवर्शियल क्यों है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स। मेल जर्म सेल्स अंडरगो यानी स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिविजन्स करता है, लेकिन क्या स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिविजन्स करता है, अभी तक हालांकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। ये जो मेल जर्म सेल्स है या जो हमें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या होता है, ये माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस करके क्या बनाते हैं, और भी बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, और भी बहुत सारे क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स बनाते हैं। वो मेल जर्म सेल्स में से कुछ मेल जर्म सेल्स कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, राइट, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। उनमें होता है मियोसिस 1 जिससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसमें होता है मियोसिस 2 जिससे बनता है स्पर्मेटिड, और उसके बाद डिफरेंशिएशन से या ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है स्पर्मेटिड से स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ, ये बनते हैं, राइट। तो मतलब मियोसिस कहाँ हुआ, मियोसिस हुआ हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, राइट। मियोसिस 1 कहाँ पे हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन, तो इसका मतलब ये लाइन तो गलत हो गया, नहीं, ये लाइन गलत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया है एनसीईआरटी ने एक ब्रॉडर व्यू दिया है आपको। ब्रॉडर व्यू का मतलब क्या होता है, देखो जस्ट अ मिनट, ब्रॉडर व्यू का मतलब क्या होता है, ब्रॉडर व्यू का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई वहां पे इतना शोरगोल हो हल्ला क्यों हो रहा है, तो मेरे दोस्त ने बोला क्या कि भाई वहां पे ना क्रिकेट का मैच चल रहा है, इसी वजह से शोरगोल हो हल्ला हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक ब्रॉडर व्यू दिया, वहां पे क्या चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, ये एक ब्रॉडर व्यू है। लेकिन उसी दोस्त को अगर मैं पूछूं कि भाई वो बंदा, ये सारे बंदे क्या कर रहे हैं, तब वो बोलेगा कि ये जो बंदा है ना, ये बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, ये रनर्स है, वो जो है वो ऑलराउंडर है, वो फास्ट बॉलर है, वो स्पिन बॉलर है। ये क्या हो गया, ये हो गया एक कॉन्सेंट्रेटिक व्यू, मतलब एक पर्टिकुलर चीज पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया। जब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्लेयर की तरह है जिसपे हमने कॉन्सेंट्रेट किया या फोकस किया, तब हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो हुआ मियोसिस हुआ। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहाँ पे एनसीईआरटी क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी हमारा जो दोस्त है जिससे हमने पूछ रहे थे कि वहां पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमको एक मोटा मोटा बताया कि भाई वहां पे ना क्या होता है, कि मैंने पूछा एनसीईआरटी से, कि भाई बताओ कि ये जो मेल जर्म सेल्स ये क्या करते हैं, तो उसने उतना ज्यादा डिटेल में नहीं गया, उसने एक मोटा मोटा बता दिया कि भाई ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ना, इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस से इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो स्पर्म्स बनते हैं, बस। तो इसने क्या किया, एनसीईआरटी ने हमको एक ब्रॉडर व्यू दिया। अब सेम एनसीईआरटी को या सेम हमारे दोस्त को अगर हम पूछेंगे
कि भाई बताओ एक पर्टिकुलर प्लेयर क्या कर रहा है या एक पर्टिकुलर स्टेज में क्या हो रहा है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, तब वो हमें खुल के बताएगा कि भाई देख अगर कॉन्सेंट्रेटिव व्यू चाहिए तो मैं बताता हूँ, ये जो मेल जर्म सेल्स है ना, ये माइटोसिस करता है और अपने जैसे और मेल जर्म सेल्स बनाता है। उसमें से कुछ होते हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, उसमें होता है मियोसिस, फिर बनते हैं सेकेंडरी, फिर उसमें होता है मियोसिस 2, फिर उससे बनता है स्पर्मेटिड एंड डिफरेंशिएशन या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या किया, ये लाइन क्या गलत है? द आंसर इज नो, ये लाइन गलत नहीं है। ये लाइन में क्या किया है एनसीईआरटी ने इस लाइन में एक ब्रॉडर व्यू देने की हमें कोशिश किया है। जैसे हमारे दोस्त ने बताया था कि वहां पे क्या चल रहा है, क्रिकेट का मैच, सिंपल, क्लियर है। और इसी बिकॉज यहाँ पे ना, यहाँ पे जो एनसीईआरटी के जो स्टेटमेंट्स है, ये जो स्टेटमेंट होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस लाइन में एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, देखा यहाँ पे क्या है कि प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म which released into the lumen, which released into the lumen। यहाँ से 2021 या 22 में यहाँ से नीट से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पर्म बनते हैं, जो मतलब मेल जर्म सेल से जो स्पर्म बनते हैं, वो स्पर्म कहाँ पे रिलीज होते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ये ल्यूमेन। कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे रिलीज होते हैं? विच रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन। ल्यूमेन ऑफ व्हाट? ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एज सिंपल एज दैट। लेकिन इस ल्यूमेन का पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टार दीजिए। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है, और ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो स्पर्मेटोजोआ ने, मतलब मेल जर्म सेल्स ने जो स्पर्मेटोजोआ बनाया, उसको रिलीज कहाँ किया? उसको रिलीज किया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, याद है? ठीक है, चल। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल जर्म सेल्स, दिस इज ऑल अबाउट मेल जर्म सेल्स। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सर्टोली सेल्स। क्या डिस्कस करेंगे? सर्टोली सेल्स। क्या डिस्कस करेंगे? सर्टोली सेल्स। तो क्या लिखेंगे? बी हो जाएगा सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नर सेल्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं। और नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये कैसा सेल्स है? ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम से बना है। किससे बना है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम से। किससे बना है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम से। कॉल्यूमनर एपिथेलियम से, ठीक है। अब सर्टोली सेल्स के फंक्शंस क्या है? अगर आपका एनसीईआरटी देखा जाए तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही फंक्शन दे दिया गया है। वो क्या है कि सर्टोली सेल्स क्या करता है? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स। लेकिन क्या सर्टोली सेल सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करता है? द आंसर इज नो। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो सर्टोली सेल्स परफॉर्म करते हैं। सर आउट ऑफ एनसीईआरटी है, नहीं कह सकते, आप पढ़ना पड़ेगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। पहला फंक्शन क्या होता है? तो पहला फंक्शन जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया था कि प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, क्या लिखेंगे? प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स, टू द मेल जर्म सेल्स। क्यों? क्योंकि मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म बनाते हैं, इसी वजह से उन्हें बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। दूसरा काम क्या होता है कि ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? स्पर्म अपने जो पार्ट शेड ऑफ कर देते हैं, मतलब छूट जाते हैं जो पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हर एक स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है ना, वो एक्यूरेट नहीं होता है। किसी का हेड होता है तो टेल नहीं होता है, किसी का टेल होता है तो हेड नहीं होता है। तो वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो जो मतलब इमैच्योर स्पर्म होते हैं, उसे क्या करता है सर्टोली सेल्स, क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, खा जाता है। और एक और चीज भी है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है ना, स्पर्मेटिड में क्या होता है? टेल जो है वो नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब वो स्पर्म में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? सर्टोली मतलब स्पर्मेटिड जो होते हैं वो थोड़ा सा गोलू मोलू टाइप के होते हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि भाई आपको ट्रैक में निकलना है, आप मतलब स्पर्मेटिड को जाके बोला जाता है कि भाई आपको ट्रैक में निकलना है, तो आप अपने आप को थोड़ा सा फिट कीजिए। तो वो क्या करता है? वो वर्कआउट करना स्टार्ट करता है।
और थोड़ा सा पतला होता है। उसका पतला होने का मतलब क्या है, उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ना वो निकाल के फेंक देता है, राइट, और अपने अंदर एक पूंछ लगा लेता है। तो वो जो साइटोप्लाज्म उसने फेंका उसका एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसे एब्जॉर्ब करते हैं यही सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एब्जॉर्ब शेड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पर्म, शेड ऑफ पार्ट ऑफ स्पर्म। जैसे कि हमने कहा कुछ इमैच्योर स्पर्म होते हैं जिसका हेड है तो टेल नहीं है, टेल है तो हेड नहीं है, राइट। तो इस ये जो स्ट्रक्चर्स है जो इमैच्योर स्पर्म है इन्हें क्या करता है, खा जाता है। और स्पर्म जो अपने आप से मतलब स्पर्मेटिड जो अपने आप का वेट लॉस करता है और अपने साइटोप्लाज्म को फेंक देता है, उसी साइटोप्लाज्म को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स और क्या रिलीज करता है, एक और चीज रिलीज करता है, रिलीज एंटी मुलेरियन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंटी मुलेरियन फैक्टर। एंटी मुलेरियन फैक्टर क्या करता है, डीजेनरेट मुलेरियन डक्ट। देखो ये मुलेरियन जो डक्ट है ना ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, फीमेल बॉडी में। ये मुलेरियन डक्ट जो है ये क्या करता है, ये फैलोपियन ट्यूब बनाता है, ये यूटेरस बनाता है, ये सर्विक्स बनाता है, और वजाइना का जो अपर पोर्शन है वो बनाता है ये मुलेरियन डक्ट। तो मतलब इसका मेन रोल कहाँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। लेकिन क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुलेरियन डक्ट की कोई जरूरत है, द आंसर इज नो। क्यों, बिकॉज मुलेरियन डक्ट क्या बना रहा है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स एंड अपर पोर्शन ऑफ वजाइना, जिसका जरूरत मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो है नहीं। तो इसी वजह से मुलेरियन डक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, डीजेनरेट करना पड़ेगा। क्या मुलेरियन डक्ट मेल बॉडी में नहीं होता है, यस होता है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, इनएक्टिव कंडीशन में होता है, डीजेनरेट कंडीशन में होता है। वो कैसे होता है, वो क्या होता है कि ये जो सर्टोली सेल्स है ये एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसको बोला जाता है एंटी मुलेरियन फैक्टर। क्या रिलीज करता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करता है, कौन, सर्टोली सेल्स। और ये एंटी मुलेरियन फैक्टर जाके क्या करता है, ये जो हमारे बॉडी में मुलेरियन डक्ट है, मेल बॉडी में जो मुलेरियन डक्ट है उसे इनएक्टिव कर देते हैं या डीजेनरेट कर देते हैं। तो क्या होगा, मुलेरियन डक्ट डीजेनरेट हो गया, इसका मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट्स हैं वो हमारे बॉडी में तैयार नहीं होंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिलीज कौन करता है, जो रिलीज करता है सर्टोली सेल्स। यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। और क्या करता है भाई, और क्या करता है, और एक चीज रिलीज करता है, रिलीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब भाई ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है भाई, तो देखो एंड्रोजन बनाता कौन है, ये हमने क्या ड्रॉ किया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्रॉ किया। ये जो आउटर साइड है ना इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें होता है इंटरस्टिशियल सेल जिसे बोलते हैं लेडिक सेल्स। वो क्या करते हैं, वो एंड्रोजन रिलीज करते हैं। एंड्रोजन क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स। हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, डोंट वरी, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो इस चीज को, सुन के याद रख। मैंने पहले ही कहा था इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ के, किताब से पढ़ के, नोट लेके, डायग्राम ड्रॉ करके आप याद नहीं रख सकते। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपको दिमाग में याद रखनी पड़ेगी सिर्फ सुन के। तो इसको सुनो, अच्छे से सुनो। तो ये क्या होता है कि रिलीज कौन करता है, यहाँ पे लेडिक सेल्स क्या करता है, रिलीज करता है एंड्रोजन। एंड्रोजन में एक मेजर पार्ट होता है टेस्टोस्टेरोन, राइट। उस टेस्टोस्टेरोन का रोल कहाँ पे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। जो कौन करता है, जो करता है मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या प्ले करता है, टेस्टोस्टेरोन, राइट, या एंड्रोजन। तो इस एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को यहाँ पे बाइंड करता है कौन, यहाँ पे बाइंड करता है यही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करता है, एंड्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करता है।
और इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज कौन करता है? यही सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो बोल देना सीधा सीधा, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यही आंसर होगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम से ही पता चला, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो एंड्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करेगा, एक ऐसा प्रोटीन जो एंड्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करेगा। सिंपल, क्लियर है? चलो हम लोग अभी कुछ देर में पढ़ेंगे एंड्रोजन के बारे में, डोंट वरी, तो तब आपको और डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये रिलीज कौन करता है? सर्टोली सेल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? एक और चीज प्ले करता है, क्या? एक्ट एज अ बैरियर, एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर between, act as a barrier between testis and blood, blood और टेस्टिस के बीच में एज अ बैरियर भी ये काम करता है। ब्लड और टेस्टिस के बीच में एज अ बैरियर ये सेल्स काम करते हैं। कौन? सर्टोली सेल्स। क्लियर है? और एक चीज रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है बताओ? ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन ये सारे के सारे पॉइंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलो, और क्या रिलीज करता है? और एक चीज रिलीज करता है, रिलीज इनहिबिन। इसके बारे में तो बहुत डिटेल में चर्चा होगी, इनहिबिन के बारे में, तो अभी नहीं इतना ज्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या करते हैं? रिलीज इनहिबिन टू कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, टू कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस, टू कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। रिलीज इनहिबिन टू कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने के लिए ये एक रिलीज करते हैं फैक्टर, दैट इज कॉल्ड इनहिबिन फैक्टर। ठीक है, इनहिबिन फैक्टर ये रिलीज करते हैं। इसको हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग हार्मोनल रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे ना, हार्मोनल रेगुलेशन ओवर टेस्टिस, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इनहिबिन को, अभी इसको इन डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, सो दिस आर सम फंक्शंस जो कौन प्ले करता है? रोल प्ले करता है सर्टोली सेल्स। ठीक है, स्पर्म को मतलब जो शेड ऑफ पार्ट है उन्हें खा जाता है, एंटी मुलेरियन फैक्टर को रिलीज करता है ताकि मुलेरियन डक्ट जो है मेल बॉडी में ग्रो ना कर पाए, राइट। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो एंड्रोजन को बाइंड करने में हेल्प करता है, और क्या करता है? एज अ बैरियर काम करता है बिटवीन टेस्टिस एंड ब्लड, एंड इनहिबिन रिलीज करता है जो कंट्रोल करता है किसे? स्पर्मेटोजेनेसिस को। क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट two cells, that is male germ cells and Sertoli cells. अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का आउटर स्पेस है। ये जो आउटर स्पेस है ना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इसे क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस, इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ये पूरे पार्ट को। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड सेल्स, स्मॉल ब्लड सेल्स। मैं सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, स्मॉल ब्लड सेल्स से मिलते हैं। और क्या मिलता है? कुछ हमें इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स देखने को मिलता है। क्या? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स देखने को मिलता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो क्या होता है? वो है हमारा ग्रीन से ड्रॉ, वो है हमारा क्या? इंटरस्टिशियल सेल, जो कैसा होता है? जो होता है पॉलीहेड्रल। कैसा होता है? पॉलीहेड्रल। ऐसा नहीं कि हेक्सागोनल शेप का ही होगा, पॉलीहेड्रल होता है। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल। तो हमें क्या क्या देखने को मिला? हमें यहाँ पे देखने को मिला स्मॉल ब्लड सेल्स, स्मॉल
ब्लड सेल्स। और क्या मिला, ये जो येलो कलर का है ये क्या है, दिस आर नथिंग बट इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या बोलेंगे, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। और ये क्या है, पॉलीहेड्रल शेप का, इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स भी कहा जाता है। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के बारे में डिस्कस करने लायक कुछ खास है नहीं। हाँ, ये क्या हो जाएगा, द आउटर स्पेस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे, द आउटर स्पेस of seminiferous tubule is called what? बताओ, is called interstitial space क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या क्या देखने को मिलता है हमें, कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, स्मॉल ब्लड सेल्स हो गया, क्या क्या हो गए, स्मॉल ब्लड सेल्स, और क्या हो गए, कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, और क्या हो गए, और हो गया इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल, एक ही लिख देता हूं, ठीक है, लेडिक सेल्स। अब ये जो लेडिक सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ये लेडिक सेल्स जो है ये सिंथेसाइज भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं। क्या, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजेंस, दैट इज टेस्टिकुलर हार्मोन या मेल सेक्स हार्मोन, राइट। ये रिलीज करता है कौन, यही लेडिक सेल्स। तो पॉइंट नंबर 5 में लिखेंगे, लेडिक सेल्स synthesize and secrete what? Synthesize and secrete testicular hormone और मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस कहाँ रिलीज करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या करते हैं, सिंथेसाइज तो कर दिया, सिक्रीट, ये सिक्रीट कहाँ करते हैं या रिलीज कहाँ करते हैं, सिक्रीट और रिलीज, ये जो रिलीज है ये कहाँ रिलीज करते हैं भाई, जैसे कि हमने देखा कि स्पर्मेटोजोआ रिलीज कहाँ हो रहा था, इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंड्रोजन है जो रिलीज कौन कर रहा है, जो रिलीज कर रहा है लेडिक सेल्स, ये रिलीज कहाँ पे होते हैं, इनटू द ब्लड, यहाँ पे रिलीज होता है वो इंपॉर्टेंट है, एंड्रोजेंस इनटू द ब्लड, एंड्रोजेंस इनटू द ब्लड। रिलीज कहाँ करता है, रिलीज क्या करता है, रिलीज करता है एंड्रोजन, कहाँ करता है, ब्लड के अंदर रिलीज करता है, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ से बहुत बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो बार बार मैं जो लाइन को मार्क कर रहा हूँ उसको जरा सा गौर दीजिएगा, क्लियर है। चलो, सो एंड्रोजन इनटू द ब्लड, रिलीज टेस्टिकुलर हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन इनटू द ब्लड में रिलीज करता है। क्लियर है यहां तक। अब ये एंड्रोजन क्या है, तो यहाँ पे छोटा सा साइड में लिख लीजिए, व्हाट इज एंड्रोजन, व्हाट इज
androgen. Androgen is nothing but a group of steroidal hormones. मतलब बहुत सारे स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स को एक साथ क्या बोला जाता है? एंड्रोजन. एंड टेस्टोस्टेरॉन इज वन ऑफ देम. टेस्टोस्टेरॉन इज वन ऑफ देम. कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन इज इक्वल टू एंड्रोजन, या एंड्रोजन मतलब ही टेस्टोस्टेरॉन. नो, एंड्रोजन क्या है? बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स मिलके बनाते हैं एंड्रोजन. क्लियर है? बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन मिलके क्या बनाते हैं? एंड्रोजन बनाते हैं. लेकिन और टेस्टोस्टेरॉन उसी एंड्रोजन का एक पार्ट है. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टेस्टोस्टेरॉन ही एंड्रोजन. नो, एंड्रोजन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एंड्रोजन. क्लियर है? और एक चीज मैंने पहले लिखाना भूल गया था कि ये जो सर्टोली सेल्स है ना, ये जो सर्टोली सेल्स है और ये जो मेल जर्म सेल्स है, इन्हें दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है? इन दोनों को सर्टोली सेल्स लिख लो स्टार देके. सर्टोली सेल्स प्लस मेल जर्म सेल्स दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल्स प्लस मेल जर्म सेल्स दोनों को एक साथ बोला जाता है क्या? जर्मिनल एपिथेलियम. क्या बोला जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम. ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लीजिए. क्या बोला जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम. क्लियर है? और एक चीज आता है, उसको भी लिखना है, वो भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं है. उसे कहा जाता है कैस्ट्रेशन. व्हाट इज कैस्ट्रेशन? यहाँ पे लिख लो स्टार देके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. कैस्ट्रेशन, CASTRATION. व्हाट इज कैस्ट्रेशन? कैस्ट्रेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ टेस्टिस. क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ टेस्टिस. रिमूवल ऑफ टेस्टिस को रिमूव करने को कहा जाता है क्या? कैस्ट्रेशन. अब आप कहोगे सर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टेस्टिस को रिमूव करना पड़ता है? देखो क्या होता है, जो बुल होता है ना, जो बुल होता है वो बहुत ज्यादा मस्क्यूलर होता है, बहुत ज्यादा मस्क्यूलर, एकदम ताकतवर होता है, राइट? जो बुल होता है. लेकिन वो जो बुल है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव. अब आप अगर देखे होंगे कि अभी भी बहुत सारे गांव में ऐसा होता है जहां से बुल से खेती बाड़ी किया जाता है, राइट? आप कहोगे सर ट्रैक्टर आ चुका है, बहुत सारे नए नए डिवाइसेस आ चुके हैं, हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे क्या होता है, बुल से जो है खेती बाड़ी किया जाता है या उनको और भी अलग अलग कामों में लगाया जाता है. अब एक चीज बताओ, अगर ये बुल है, मस्कुलर है, मतलब ये खेती बाड़ी कर सकता है और बहुत सारे काम भी कर सकता है, लेकिन ये क्या है? ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है. तो अगर हम जाके बुल को बोलेंगे कि जरा सा खेती बाड़ी कर दीजिएगा, तो बुल क्या बोलेगा? हमें भाग यहाँ से. यही बोलेगा कि भाग यहाँ से, क्योंकि एग्रेशन बहुत है उसमें. तो अब क्या है, अब हमें उस बुल को काम में भी लगाना है. तो हम क्या करते हैं, हम उसका जो टेस्टिस है उसको निकाल देते हैं. क्यों टेस्टिस को निकाल देते हैं? देखो टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में होता है लेडिक सेल्स. क्या होता है टेस्टिस में? टेस्टिस में होता है लेडिक सेल्स. तो अगर टेस्टिस रिमूव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? लेडिक सेल्स भी रिमूव हो गए. और लेडिक सेल्स अगर रिमूव हो गए तो क्या होगा? एंड्रोजन नहीं बन पाएगा. और यही एंड्रोजन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, या यही एंड्रोजन जो है रिस्पॉन्सिबल है उस बुल के एग्रेसिवनेस के लिए. वो जो बुल मस्कुलर है, वो जो बुल एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव किसकी वजह से है? एग्रेशन किसकी वजह से? इसी एंड्रोजन की वजह से है. तो अगर हम इस टेस्टिस को हटा दे तो क्या होगा? इसका मतलब लेडिक सेल्स भी हट गए. लेडिक सेल्स हट गया मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एंड्रोजन है वो रिलीज होना बंद हो गया. तो इसका मतलब क्या होगा? अब वो जो बुल है वो क्या हो जाएगा? वो बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा. मतलब वो मस्कुलर तो अभी भी रहेगा, मतलब अभी भी वो खेती बाड़ी कर सकता है, अभी भी अलग अलग काम कर सकता है, लेकिन उसका जो एग्रेशन था वो खत्म हो गया. तो पहले जब हम जाके बुल को बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा खेती बाड़ी कर दे, तो क्या बोल रहा था कि भाग यहाँ से. लेकिन अब अगर हम बोलेंगे कि जरा सा कर दीजिए खेती बाड़ी, तो बोलेगा हाँ हाँ चलो कर देते हैं, आपकी मदद कर देते चलो, क्योंकि उसका एग्रेशन जो है वो कम हो गया. ठीक है, लेकिन अभी भी वो उतना ही मस्कुलर है, उतना ही ताकतवर है, जो अलग अलग काम कर सकता है. तो समझ में आया कि क्यों हम
कैस्ट्रेशन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला टॉपिक है वो होता है खत्म। तो हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डिस्कस करना है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आते हैं बताओ? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे आ जाएंगे एक्सेसरी डक्ट्स आ जाएंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाएगा, और हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस आ जाएगा, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्या? एक मिनट देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है। ओ ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुका है। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। चलो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसे एक्सेसरी डक्ट्स को। दिस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स। हमने क्या क्या पढ़ा था? कौन से एक्सेसरी डक्ट्स है हमारे पास? बताओ कौन से एक्सेसरी डक्ट्स है हमारे पास? सबसे पहला क्या हो गया? रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा इफेरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंशिया। तो हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम के थ्रू हम लोग चीज़ों को लिखेंगे। तो क्या हुआ देखो, चीज़ों को समझो, अच्छे से समझो। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा टेस्टिस। बहुत बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ये हो गया क्या? ये हमारा हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के कवरिंग को हमने क्या कह दिया? टेस्टिस के कवरिंग को हमने बोल दिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोल दिया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यही बोल दिया हमने। जो क्या किया? इन्वेजिनेट किया। क्या किया? इन्वेजिनेट किया। इन्वेजिनेट करके क्या बनाया? इन्वेजिनेट करके बना दिया लोब्यूल्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जिसको हम लोग क्या नाम दिया? जिसको हमने बोल रहे हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का हमें अंदर क्या मिला? 1 to 3, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 हमें सेमिनिफेरस टिब्यूल मिले। क्या मिले? सेमिनिफेरस टिब्यूल हमें मिले। जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी उसी डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, आपका ही भलाई होगा। हमने क्या देखा? ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है कैसे होते हैं? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है सेमिनिफेरस टिब्यूल के एंड से। एक और ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो सेमिनिफेरस टिब्यूल का ही पार्ट है। ये नहीं कि ये सेमिनिफेरस टिब्यूल का पार्ट नहीं है, उसी का ही पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? टिब्यूली रेक्टी। इसे क्या कहा जाता है? सिर्फ और सिर्फ ये जो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है टिब्यूली रेक्टी। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है सिर्फ इतना इतना पोर्शन को बोला जाता है टिब्यूली रेक्टी। क्या बोला जाता है? टिब्यूली रेक्टी। बहुत सारे टिब्यूली रेक्टी मिलके एक पर्टिकुलर पोजीशन में ओपन होते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन में ओपन होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं रेटेटेस्टिस। इसमें बहुत सारे हमें इरेगुलर कैविटीज देखने को मिलता है। इरेगुलर, कोई रेगुलरिटी नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पे गोल गोल बना दिया, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये क्या है? ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सेमिनिफेरस टिब्यूल का ये जो नीचे वाला ट्यूब लाइक पोर्शन है उसको हमने नाम दिया टिब्यूली रेक्टी। सारे के सारे टिब्यूली रेक्टी देखो यहाँ पे आके जुड़ गया है, सारे के सारे। देखो ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी सारे यहाँ पे जुड़ गए। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द रेटेटेस्टिस। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट द रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये डायग्राम को प्लीज ड्रॉ कीजिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। अब ये जो रेटेटेस्टिस है ना, ये कहाँ पे ओपन होता है? ये एक कॉमन डक्ट में ओपन होता है। क्या होता है? एक कॉमन डक्ट में ओपन होता है। इस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड वासा या वास इफरेंशिया। ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट हमने ड्रॉ किया अभी, इसको बोला जाता है वास इफरेंशिया। ये क्या करता है? ये स्पर्म को बाहर ले जाता है। ये देखो यहाँ इसके थ्रू ऐसे ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा,
ऐसे ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा। तो इस जो डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस डक्ट को हम लोग बोलते हैं वास इफरेंशिया या वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया। और दोनों ही जो स्ट्रक्चर है रेटिटेस्टिस एंड वासा इफरेंशिया, ऑब्वियसली टिब्यूली रेक्टी तो सेमिनिफेरस टिब्यूल का ही पार्ट है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो टेस्टिस के अंदर वाला ही पार्ट होगा। लेकिन ये जो रेटिटेस्टिस है और ये जो वासा इफरेंशिया है, ये भी क्या होता है? ये भी टेस्टिस का ही पार्ट है। आप कहोगे सर वासा इफरेंशिया तो टेस्टिस से बाहर निकल गया, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? स्टार्टिंग पॉइंट तो टेस्टिस है ना, टेस्टिस से ये बाहर निकल रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? इसका ओरिजिन कहाँ पे है? टेस्टिस के अंदर। तो ये दो जो स्ट्रक्चर है इसको इंट्रा टेस्टिक्यूलर स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? इंट्रा टेस्टिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है दोनों को एक साथ? दोनों को एक साथ बोला जाता है इंट्रा टेस्टिक्यूलर स्ट्रक्चर। इंट्रा टेस्टिक्यूलर क्यों? बिकॉज टेस्टिस के अंदर वाले स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाई इट इज इंट्रा टेस्टिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन कहाँ जाके ओपन हो जाता है? ये जो पोर्शन है, ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब ओपन हो जाते हैं कहाँ पे? जाके एपिडिडाइमिस में। कहाँ पे ओपन होते हैं ये भाई साहब? ये भाई साहब ओपन होते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये भाई साहब क्या है? दिस इज नथिंग बट द एपिडिडाइमिस। ये देखो कहाँ ओपन हो गया, सारे के सारे, ये भी ओपन, ये भी, ये भी, ये भी कहाँ ओपन हुआ? दिस इज नथिंग बट द एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्म को टेस्टिस से बाहर कौन ले जाता है, तो टेस्टिस का आखिरी स्ट्रक्चर कौन है? ये आखिरी स्ट्रक्चर है? नो। क्या ये आखिरी है? नो। आखिरी कौन स्ट्रक्चर है? ये। तो अगर पूछा जाए कि स्पर्म को या स्पर्मेटोजोआ को टेस्टिस के बाहर कौन ले जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा वासा इफरेंशिया। वासा इफरेंशिया जो है वो स्पर्म को क्या करता है? टेस्टिस से बाहर ले जाता है। क्लियर है? कहाँ ले जाता है बाहर? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस में क्या होता है? एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और स्पर्म जो है टेम्पोरली यहाँ पे स्टोर होता है। स्पर्म स्टोर टेम्पोरली, स्टोर स्पर्म टेम्पोरली, स्टोर स्पर्म टेम्पोरली, मतलब यहाँ पे जो स्पर्म है वो टेम्पोररी स्टोर होता है। क्लियर है? अब ये जो एपिडिडाइमिस है ये कहाँ पे खुलता है? ये खुलता है किसके पास? ये खुल जाता है कोई अलग कलर है? नहीं है, ठीक है, चलो येलो से कर देते हैं। ये कहाँ से खुलता है? ये खुलता है एक और स्ट्रक्चर जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं वासा इफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। यहां तक क्लियर है? तो क्या हुआ देखो, सेमिनिफेरस टिब्यूल, टिब्यूली रेक्टी से निकला स्पर्म, पहुंचा कहाँ? रेटिटेस्टिस पे, रेटिटेस्टिस से कहाँ पहुंचा? वास इफरेंशिया पे। ये कहाँ ले गया? टेस्टिस के बाहर ले गया एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से कहाँ पहुंचा? वासा डिफरेंशिया में। अब ये जो वासा डिफरेंशिया है ना, ये हम बोलते हैं ना कि लाइफ जो है ये एक सर्कल है। तो देखो ये भी वासा इफरेंशिया क्या करता है? टेस्टिस आया कहाँ से? सा एब्डोमिनल कैविटी से आया था। ये जो वासा इफरेंशिया है ये क्या करता है? ये फिर से टेस्टिस में, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में वापस जाता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी ब्लड वेसल्स है, जितने भी नर्व है, जितने भी डक्ट्स है, वो किसके थ्रू पास हो रहे थे? इंगुइनल कनाल, जिसको हमने विलेन बना दिया था, इंगुइनल कनाल को। तो ये जो वासा डिफरेंशिया है ये भी क्या करेगा? उसी इंगुइनल कनाल से फिर से वापस जाएगा। कहाँ? उसके ओरिजिन में, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में। और क्या करेगा? और यूरिनरी ब्लडर के ऊपर एक लूप बनाएगा। क्या करेगा? एक लूप बनाएगा यूरिनरी ब्लडर के ऊपर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? तो क्या हुआ? सेमिनिफेरस टिब्यूल, टिब्यूली रेक्टी, रेटिटेस्टिस, उसके बाद ये वाला दैट इज
वासा इफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंशिया। स्पर्म यहाँ तक क्लियर है। हमने स्पर्म को कहाँ तक ले आया, हम स्पर्म को वासा डिफरेंशिया तक हम ले आए। क्लियर है? चलो इसी को हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये जो टिब्यूलर रेक्टी वाला पार्ट है ना, आपका एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर पूछा जाए कि स्पर्म का पाथवे क्या होता है तो ये टिब्यूलर रेक्टी वाला पार्ट पूछा जा सकता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। क्लियर है? चलो क्या लिखेंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस tubules open into सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाके कहाँ ओपन हो रहा है, वासा इफरेंशिया पे वाया रेटिटेस्टिस। अब बोलोगे सर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो रेटिटेस्टिस में ओपन हो रहा है, रेटिटेस्टिस वासा इफरेंशिया में ओपन हो रहा है, लेकिन आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है, आपके एनसीईआरटी ने यही लाइन लिखा है। आपके एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाके खुलता है वासा इफरेंशिया में वाया रेटिटेस्टिस, और आपको यही लाइन लिखना है बिकॉज ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू, ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना, तो अगर यहां से घुमा के क्वेश्चन देगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कि ये ट्यूब्यूलर रेक्टी में आया, फिर रेटिटेस्टिस में, फिर इफेरेंशिया में, फिर एपिडिडाइमिस, फिर डिफरेंशिया में। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, अब लाइन जो है वो हम एनसीईआरटी का यूज कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, मैंने कॉन्सेप्ट को पहले ही क्लियर कर दिया आपको। क्लियर? चलो, ओपन्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया वाया रेटिटेस्टिस, वाया रेटिटेस्टिस। ये रेटिटेस्टिस क्या है, दिस इज नथिंग बट द इर्रेगुलर कैविटीज, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इर्रेगुलर कैविटीज है। क्या है? इर्रेगुलर कैविटीज है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या देखा हमने, दूसरा पॉइंट, ये सारे के सारे लाइन एनसीईआरटी के है बिकॉज ये यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, वासा इफरेंशिया क्या करता है, ये कंडक्ट करता है स्पर्म को आउटसाइड द टेस्टिस। हमने क्या पढ़ा, वासा इफरेंशिया जो लास्ट स्ट्रक्चर है, और टेस्टिस के बाहर कौन ले जाएगा, वासा इफरेंशिया ले जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया कंडक्ट स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ आउटसाइड द टेस्टिस, आउटसाइड द टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर ये ले जाएगा, आउटसाइड द टेस्टिस। आउटसाइड द टेस्टिस बाहर ले गया। अब ये जो वासा इफरेंशिया है ये कहाँ जाके खुल रहा है, ये खुल रहा है एपिडिडाइमिस में। कहाँ खुल रहा है, एपिडिडाइमिस में। तो इसको लिखेंगे वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया। इस लाइन में हम लोग कुछ नहीं चेंज कर रहे, बाकी ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्या किया, समझ लिया। अब इस लाइन में कुछ नहीं चेंज कर रहा हूं, क्यों, बिकॉज यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी वजह से मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया opens into एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। अब ये जो एपिडिडाइमिस है ये कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन द पेरिफेरल सरफेस of each testis, इसका मतलब क्या है, ऑन द पेरिफेरल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये जो एपिडिडाइमिस है ना, ये जो एपिडिडाइमिस है, देखो मान लो, कैसे बताऊं, ये मान लो मेरा ये जो मुट्ठी है, ये जो मान लो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द टेस्टिस। ये इसका एंटीरियर साइड,
ये इसका पेरिफेरल साइड। तो जो एपिडिडाइमिस होता है ना, ये जो मेरा पाम है ये मान लो एपिडिडाइमिस है, तो ये कहाँ होता है, ये बैक साइड में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। फ्रंट साइड में ये प्रेजेंट नहीं होता है। कहाँ होता है, पेरिफेरल सरफेस में या पोस्टेरियर सरफेस, पेरिफेरल या पोस्टेरियर सरफेस में, पेरिफेरल और हम इसे पोस्टेरियर सरफेस भी बोल सकते हैं, पोस्टेरियर पार्ट में, पेरिफेरल और पोस्टेरियर पार्ट में, पीछे वाले पेरिफेरल या पोस्टेरियर पार्ट में जो होता है ये एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग लाइन में लिखा, वासा एफरेंशिया ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड ऑन द पेरिफेरल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ठीक है, अब ये वासा एफरेंशिया है, ये ओपन हुआ कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस कहाँ ओपन होगा, वासा डिफरेंशिया में। तो उसी को लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, वासा सॉरी एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस open into where, opens into vasa differentia, vasa differentia which मतलब यहाँ पे वासा डिफरेंशिया की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एपिडिडाइमिस कहाँ जाके खुल रहा है, वासा डिफरेंशिया पे, और वासा डिफरेंशिया अब क्या करता है, वासा डिफरेंशिया कैसे, which ascends to the, which ascends to the abdominal cavity via inguinal canal and loops over the urinary bladder, यूरिनरी ब्लडर के ऊपर से ये आता है। हम लोग एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वहां पे ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने स्पर्म को पहुंचाया दिया वासा डिफरेंशिया में। कहाँ पहुंचा दिया, वासा डिफरेंशिया में। ठीक है, एपिडिडाइमिस ओपन इनटू वासा डिफरेंशिया व्हिच ascends, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, which ascends to the abdominal cavity via inguinal canal and loops over the urinary bladder। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कितना टाइम हो गया एक बार देख लेता हूँ, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। ठीक है, और 10 मिनट होगा। एक्सरे डक्स को खत्म कर लेते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा। एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आज का ये लेक्चर करीब 1-1.5 घंटे का हो जाएगा, बस उतना टाइम चाहिए भाई। अगर आपको डिटेल में चीज़ों को समझना है, डिटेल में चीज़ों को जानना है ना, तो उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, यूरिनरी ब्लडर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक चीज़ हमेशा समझना, ये जो यूरिनरी ब्लडर होता है ना, ये सामने प्रेजेंट होता है, और ये जो टेस्टिस जो पार्ट होता है, जितने भी अभी पार्ट ड्रॉ करेंगे, ये सारे के सारे इसके बैक एंड में प्रेजेंट होते हैं, फ्रंट एंड में नहीं, बैक में। ठीक है, तो ये हमेशा यूरिनरी ब्लडर से जो है वो कवर रहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया यूरिनरी ब्लडर। इसमें क्या है, यूरिन है, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बाय द यूरेटर। यूरेटर किसे कहते हैं, कोई बता सकता है, जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लडर में लाता है। ये क्या करता है, यूरेटर क्या करता है, किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लडर में लाते हैं, तो इसे कहा जाता है यूरेटर। और यहाँ पे इस साइड में क्या है, इस साइड में हम लोगों ने बना दिया एक टेस्टिस, इस साइड में हम लोगों ने बना दिया एक और टेस्टिस। क्लियर है, ठीक है। इसके ऊपर एक कवरिंग होगा जिसको हम लोग बोल रहे थे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसके ऊपर भी होगा
ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड में या क्या होगा, पोस्टीरियर साइड में कौन प्रेजेंट होगा, पोस्टीरियर साइड में ये प्रेजेंट हो गया हमारा एपिडिडाइमिस। क्या प्रेजेंट हो गया, एपिडिडाइमिस। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को हम लोग इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर पार्ट में क्या हो गया हमारा, एपिडिडाइमिस। अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे एक स्क्रोटल सैक बना दिया, यहाँ पे एक स्क्रोटम सैक बना दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर स्क्रोटम सैक में डालना है तो पूरा स्ट्रक्चर को एक साथ डालना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रोटम एक ही होता है, ठीक है। स्क्रोटम को यहाँ ड्रॉ नहीं करते हैं। और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हमारा वासा इफरेंशिया, जो कहाँ जाएगा, जो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में थ्रू इंग्विनल कनाल, और ये लूप ओवर द यूरिनरी ब्लडर, ऐसे गया और लूप ओवर द यूरिनरी ब्लडर। लूप ओवर द यूरिनरी ब्लडर। आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। दिस इज वासा इफरेंशिया। डायग्राम में कुछ देखने में गड़बड़ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेवलिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमने क्या बता दिया, यूरिनरी ब्लडर। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसके पीछे से अब जो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हो सकता है ड्रॉ हम लोग कर रहे हैं यूरिनरी ब्लडर के ऊपर, लेकिन आप समझ लेना ये यूरिनरी ब्लडर के पीछे प्रेजेंट है। क्लियर है। यहाँ पे दो ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। ऐसे दो ग्लैंड्स। और यहां से क्या आया, यहां से आ गया हमारा ये भाई साहब आ गए हमारे, और ये कनेक्ट कर जाते हैं एक डक्ट के साथ, और इस डक्ट को कनेक्ट करके ये क्या बना देते हैं, एक इजैकुलेटरी डक्ट बना देते। क्या बना देते, इजैकुलेटरी डक्ट। ये देखो, ये वासा इफरेंशिया आया, यहां से सेमिनल वेसिकल का डक्ट निकला, और ये क्या बन गया, इजैकुलेटरी डक्ट। यहां से भी क्या हुआ, वासा इफरेंशिया आया, यहां से सेमिनल वेसिकल का डक्ट आया, ये क्या बन गया, इजैकुलेटरी डक्ट। तो टोटल इजैकुलेटरी डक्ट कितने होते हैं, दो। कितने होते हैं, दो। दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट 1, दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट 2। यहां पे लिख देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट 1, एंड ये हो गया आपका इजैकुलेटरी डक्ट 2, राइट। दो इजैकुलेटरी डक्ट हो गए। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द सेमाइनल वेसिकल। सेमिनल या सेमाइनल कुछ भी बोल सकते हो, वेसिकल। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एक्सेसरी ग्लैंड। ये यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लडर। ये पूरा स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लडर के पीछे रहता है, यूरिनरी ब्लडर आगे रहता है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि यूरिनरी ब्लडर पीछे चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज वास इफरेंशिया या वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया। अब ये हो गया दो इजैकुलेटरी डक्ट। ये दो इजैकुलेटरी डक्ट खोलते हैं किसके, एक ही डक्ट पे, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। एक ही स्ट्रक्चर में जाके ओपन होते हैं दोनों मिलके, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज। यहां से हम लोग यूरिन भी पास होता है, यहां से सीमेन भी पास होता है, राइट। तो क्या लिखेंगे, कॉमन पैसेज फॉर, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन, यूरिन एंड सीमेन। इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, इसी वजह से इसे
यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसे क्या बोला जाता है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला जाता है। किसे बोला जाता है? यूरेथ्रा को। क्यों भाई? बिकॉज ये एक यहाँ से यूरिन और आपका जो ये है वो दोनों पास होते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज नथिंग बट द पेनिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसे कहते हैं यूरेथ्रल बाई एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल मीटस भी कहा जाता है। यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल मीटस, जहां से स्पर्म और यूरिन दोनों पास हो सकते हैं। और ये क्या है? दिस पोर्शन यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है। यहाँ पे अब तक यहाँ तक थे। जब हम लोग पेनिस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ना, वहाँ हम लोग यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्रीप्यूस किसे कहते हैं, फोरस्किन्स किसे कहते हैं, ये सारी चीजें वहाँ जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करते, यहाँ पे एकदम आराम से रखते हैं। जब हम लोग पेनिस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे या एक्सटर्नल जेनिटली का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, वहाँ जाके हम लोग इसके जो स्ट्रक्चर है उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे चीजों को सिंपल रखते हैं, ज्यादा कुछ गड़बड़ कर दिया तो देखो क्या हुआ कि वासा इफरेंशिया गया, सेमिनल वेसिकल का डक्ट यहाँ पे मिला, बना क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों इजैकुलेटरी कहाँ ओपन हुए? यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा क्या पास करता है? दोनों, यूरिन और स्पर्म दोनों, सीमेन दोनों को पास करता है। एक साथ? नो, एक साथ नहीं पास करते। और इसका जो पोर्शन है इसे बोला जाता है यूरेथ्रल ओरिफिस या यूरेथ्रल मेटस। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से स्पर्म जो है वो आउटसाइड द बॉडी जाएगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 4 पे खत्म किया था ना, तो पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, वासा इफरेंशिया receives duct from seminal vesicle and formed ejaculatory duct। क्या बनाते हैं? ejaculatory duct। तो ejaculatory duct इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वासा इफरेंशिया प्लस डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ejaculatory duct बनाएगा। अब ये बोथ ejaculatory duct कहाँ ओपन होंगे? इन अ कॉमन duct called urethra। both the ejaculatory ducts open into a single urethra। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको समझने की आसानी हो इसी वजह से मैंने ये लाइन लिखा दिया। ओपन इनटू अ सिंगल यूरेथ्रा, वन यूरेथ्रा, सिंगल यूरेथ्रा। ठीक है। और क्या होता है? स्पर्म्स आर स्टोर। इस इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है? स्पर्म जो है वो स्टोर होता है और वहां से वो ट्रांसफर होते हैं। ejaculatory duct ducts store and transfer sperms to the outside
to the outside through urethral opening, called urethral meatus, or urethral orifice, urethral meatus or urethral orifice. तो क्या हुआ? Ejaculatory duct store and transfer sperm to the outside through urethral opening called urethral meatus or urethral orifice, right? और ये जो urethral है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लडर. वो भी लिख लेंगे. क्या लिखेंगे? यूरेथ्रा originates from the base. Urethra originates from the base of the urinary bladder and extends through penis, that is external genitalia. कहाँ से अराइज होता है? यूरिनरी ब्लडर के बेस से अराइज होता है. और कहाँ तक एक्सटेंड होता है? एक्सटेंड थ्रू पेनिस. यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू पेनिस. तो वासा इफरेंशिया क्या हुआ? रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल and form the ejaculatory duct. Both the ejaculatory ducts open into the single urethra, and the ejaculatory duct store and transfer semen to the outside through urethra, via urethra through urethral orifice या urethral meatus, and urethra originates from the base of the urinary bladder and extends through the penis, right? तो अगर हमसे कोई पूछे what is the pathway of penis, pathway of sperm, तो क्या हो जाएगा? pathway of sperm या pathway of semen, कुछ भी कहो आप, तो क्या लिखेंगे? अगर कोई पूछे हमसे पाथवे, ये स्टार देके लिख लो, ये पूछा गया है एनसीईआरटी मतलब नीट में, और आगे भी पूछा जा सकता है. पाथवे ऑफ स्पर्म या पाथवे ऑफ सीमेन, कुछ भी कहो आप, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कहाँ से निकलेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा. कहाँ से निकलेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के कहाँ होगा? ल्यूमेन में होगा. वहां से कहाँ पहुंचेगा? वहां से जाएगा टिब्यूली रेक्टी में. कहाँ पे? टिब्यूली रेक्टी में. फिर टिब्यूली रेक्टी से कहाँ जाएगा? याद करके बताओ. रेटेटेस्टिस में. बहुत बढ़िया. रेटेटेस्टिस में. फिर रेटेटेस्टिस से कहाँ जाएगा बताओ? रेटेटेस्टिस से जाएगा वो वासा इफरेंशिया में. वासा इफरेंशिया में. यही स्पर्म को कहाँ ले जाएगा? टेस्टिस के बाहर ले जाएगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जंक्शन है. फिर वासा इफरेंशिया से कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस में. बहुत बढ़िया. एपिडिडाइमिस में जाएगा. फिर एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस से जाएगा वासा डिफरेंशिया में. वासा डिफरेंशिया में. फिर वासा डिफरेंशिया से कहाँ जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट में. इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा. फिर इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट से जाएगा यूरेथ्रा में. कहाँ जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा एंड फाइनली यूरेथ्रल ओरिफिस से बाहर जाएगा. यूरेथ्रल ओरिफिस एक ओपनिंग है, कोई डक्ट नहीं है, तो उसे हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते. तो कहाँ जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाएगा ट्यूब्यूली रेक्टी, वहां से रेटेटेस्टिस, उससे बाद वासा इफरेंशिया, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, वहां से एपिडिडाइमिस, वहां से वासा डिफरेंशिया. वासा डिफरेंशिया जाके कनेक्ट करे कहाँ? इजैकुलेटरी डक्ट में. इजैकुलेटरी डक्ट ओपन हो रहा है कहाँ पे? यूरेथ्रा पे ओपन हो रहा है. तो अगर कोई पाथवे पूछे तो यही इसका आंसर होगा.
टिब्यूलर रेक्टी पार्ट अगर नहीं दिया गया है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी पूछा जा सकता है तो मैंने लिखा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट। एक और चीज रह गया, दैट इज एक्सेसरी ग्लैंड्स रह गए, एक्सटर्नल जेनिटलिया रह गया, लेकिन बहुत हो चुका है आज का लेक्चर, और 1 घंटा 15 मिनट का हो गया, ठीक है। सो जैसे कि मैंने कहा था कि हर डायग्राम को इन डिटेल में ड्रॉ करना है, हर डायग्राम को हमें इन डिटेल में समझना है, और हर चीज को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करके हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।